Guys, welcome back to my YouTube channel Education Ocean, and today I am back with a new video, that is class 8 Jammu and Kashmir State Board of School Education chapter number 14, that is friction. सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है चैप्टर नंबर 14 फ्रिक्शन के ऊपर। जैसे कि हमें पता है कि जो फ्रिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो फिज़िक्स, जो कि हमारी साइंस की ब्रांच है, उसके अंदर आता है। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो हम इसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे, जिससे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक माई वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर नंबर 14 फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन, जैसा कि पहले बताया, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि साइंस की ब्रांच फिजिक्स के अंडर आता है। फ्रिक्शन जो एक ऐसा टॉपिक है, फिर से बता देती हूँ, कि जो साइंस की ब्रांच फिजिक्स के अंडर आता है। और फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हैं, गैलीलियो गैलीली ने। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने रफ सरफेसेस को स्मूथ सरफेसेस को कांटेक्ट में लाया था। फिर उसके बाद उन्हें ये आइडिया मिला था कि कुछ ना कुछ चीज़ तो है जो इन चीज़ों को रोक रही है, मतलब जो इनके अंदर रगड़ पैदा कर रही है, जो फ्रिक्शन, जिसको उन्होंने नाम दिया था। और फ्रिक्शन को हिंदी में बोले तो बोलते हैं रगड़ाव या रगड़। और जो फ्रिक्शन है, ये एक ऐसी फोर्स होती है जो कि मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई मोशन है उसको अपोज करती है। A force that opposes the motion of an object in everyday life is called friction। कोई भी फोर्स जो हमारी दिनचर्या में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको अपोज करती है, उसकी दूसरी दिशा में जाती है, उसको हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। जिस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट मान के चल सकते हैं, दिस वन। अगर ये कोई सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, तो कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है जो उसको लेके जा रहा है आगे की तरफ। तो मतलब जो ये एक प्लेन सरफेस है जिसके ऊपर ये बॉक्स को वो लेके जा रहा है, तो हम देखेंगे कि जो इंसान है वो इस जो हमारा बॉक्स है इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, लेकिन जो फोर्स है फ्रिक्शन की वो इस वाली डायरेक्शन में अप्लाई होगी। इसीलिए हमें बहुत बार प्रॉब्लम भी आती है किसी भी बॉक्स को आगे घसीटने में, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होती है। सो यही एक सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और मैं बताना चाहूँगी, फिजिक्स में 2 स्टेट्स होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। पहली स्टेट होती है मोशन। पहला नंबर तो ये होता है कि कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, और वो स्टेट आती है मैकेनिक्स के अंडर। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट में है, जो इस वक्त चल नहीं रहा, तो जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट होता है वो आता है फिजिक्स की ब्रांच स्टैटिक्स के अंडर, जिसमें हम रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उनके बारे में पढ़ेंगे। सो यही चीज़ें कॉमन थी, जो इसका बेसिक था फ्रिक्शन के बारे में, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्रिक्शन पैदा कैसे होती है। सो ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ 2 सरफेसेस हु आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। इसके बारे में डिटेल में हम नीचे पढ़ेंगे, मतलब बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें इसके बेसिक्स को भी पहले क्लियर करना है। फ्रिक्शन एक ऐसे, जैसे हम डे टू डे लाइफ की अगर हम एग्जाम्पल लें, तो फॉर एग्जाम्पल आप कंघी करते हो आप सभी अपने बालों में। हमें कभी कभी क्या होता है, 2 दिन से या कुछ दिनों से अगर हमने अपने बालों में कंघी नहीं की होती है, तो हमारे बालों में बर्स आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गांठें आ जाती हैं। और जब हम अपने बालों को मतलब कॉम्ब करते हैं, उसमें कंघी करते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जो गांठें हैं वो उसको रोक देती हैं। जैसे कि हम कंघी इस डायरेक्शन में करते हैं, यहाँ पे गांठें आ गई, तो वो उसको रोकने की कोशिश करेंगी। तो यही है, मतलब ये तो मैंने छोटी सी एग्जाम्पल दी। दैट वॉज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज। इसके बारे में हमें अभी पढ़ना है कि ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स ये हैं क्या। अब हमने फ्रिक्शन में पढ़ा था, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है। अब फोर्स क्या होती है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। अब जब तक फोर्स नहीं लगेगी तब तक फ्रिक्शन नहीं पैदा हो सकती। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये नीचे सरफेस है, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या कोई फ्रिक्शन या कोई फोर्स है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये इंटरलॉक हो गया, लेकिन किसी भी इंसान ने इसको आगे की तरफ लेके नहीं कोई गया, और इसी वजह से यहाँ पे जो इसका मोशन था वो भी अपोज नहीं हुआ। सो यही रीज़न है कि हमारी जो फ्रिक्शन है वो तभी होगी जब कोई फोर्स अप्लाई की जाएगी, कोई एक्सटर्नल एफर्ट को हम अप्लाई करेंगे, तभी ही हमारी फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तभी जो फ्रिक्शन है वो वहाँ पे होगी, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होगी। आप कभी भी, हम कहीं पे भी चल रहे होते हैं जहाँ पे स्लिपरी कोई भी मतलब एरिया होता है, या फिर कहीं पे हम वाटर बॉडी
बॉडीज़ में जाते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्लिपरीनेस होती है। तो हम देखते हैं कि उन एरियाज़ में बहुत संभल के चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि वही रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होती है। अब फ्रिक्शन एक इवल, यानी कि हमारे लिए फ्रिक्शन बुरी भी है और अच्छी भी है, क्योंकि हमें पता है अगर कोई चीज़ अच्छी है वो बुरी तो होगी। सो ये सीधी सी बात है। सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी ऑल वर द बेसिक्स की, फ्रिक्शन के बारे में हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक फोर्स होती है। हम फॉर एग्जांपल कभी चलते हैं तो अगर सोचिए अगर हम वॉशरूम में जाते हैं अपनी एक ऐसी चप्पल लगा के जो बेचारी नीचे से घिस गई है, चाहे वो रबर की क्यों ना हो, वो बिल्कुल नीचे से घिस गई है, और हमारी टाइल भी थोड़ी पुरानी हो गई है, वो भी नीचे से मतलब घिस चुकी है, इट हैज़ रियर्ड अवे। और अगर हम वो चप्पल लगा के जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है कि हम स्लिप होंगे ही होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा 99% चांस होंगे। इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग यहाँ हमारे घरों में जब वॉशरूम्स में टाइल्स लगवाते हैं तो बोलते हैं जिसका रफ सरफेस हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, और फ्रिक्शन तभी प्रोड्यूस होगी जब दो रफ सरफेसेस एक कांटेक्ट में आएंगे। इसीलिए यही रीज़न है कि हम लोग वॉशरूम्स में भी रफ टाइल्स लगाना पसंद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और यहाँ पे जो एक एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ वुड प्लेस्ड ऑन अ वुडन टेबल सच दैट द वेट ऑफ ब्लॉक W एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज इक्वल टू द रिएक्शन ऑफ द टेबल। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, मैं बता देती हूँ कौन सी फिगर 4.1। अभी इन्होंने यहाँ पे इसको फिगर 10.1 दिया, लेकिन बेसिकली इट्स फिगर 14.1। तो फिगर 14.1 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से फ्रिक्शन हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ब्लॉक को रोकती है। तो सबसे पहले हमारा ये स्प्रिंग बैलेंस है। दोस्तों देखिए, ये जो स्प्रिंग बैलेंस हम यहाँ देख रहे हैं, हमें जो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस देखने को मिल रहा है, ये है क्या? आप स्प्रिंग बैलेंस मैंने भी पहली बार सुना है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो स्प्रिंग बैलेंस के बारे में हम बात करें तो स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको यूज़ किया जाता है कि फ्रिक्शन को मापने के लिए। सो इसकी डेफिनेशन अगर हम बोलें, so spring balance is a device used for measuring the force acting on an object. It consists a coiled spring which gets stretched when a force is applied to it. Stretching of a spring is made by a pointer moving on a graduated scale. The reading on the scale gives the magnitude of the force. तो यही जो चीज़ है ये आपको मुझे लगता है समझ भी आ गया होगा। सो अब एक बार फिर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे coiled shape स्ट्रक्चर आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। मैं फिर से बता देती हूँ, दिस वन स्ट्रक्चर, जो ये वाला स्ट्रक्चर है यही है coiled शेप स्ट्रक्चर, और यही हमें जो स्प्रिंग बैलेंस है यही हमें बताता है कि किस तरीके से हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट में कितनी फोर्स लग रही है फ्रिक्शन की। ये स्प्रिंग बैलेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आगे एक बार फिर इसे समझ लेते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी फोर्स को माप सकते हैं, उसे मेयर कर सकते हैं। सो यहीं पे उन्होंने बोला है कि आपने इस तरीके के वुडन ब्लॉक को रखना है किसी भी स्मूथ टेबल के ऊपर, और उसके बाद उसको आपने मतलब लेफ्ट या राइट जहाँ से भी आप उसको देखना चाहते हैं कि उसकी फ्रिक्शन कितनी होगी, तो उसको चेक करने के बाद आपने जो ये गिवन स्प्रिंग बैलेंस है उसमें उसकी फोर्स या जो फ्रिक्शन उस पर अप्लाई की गई उसको चेक करना है। तो यही है हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में कि क्या है कि हमारा पहले मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें इस पैराग्राफ में तो यही बोल रहा है कि जो हमारा ब्लॉक था वो जब हम उसको स्प्रिंग बैलेंस से अटैच करेंगे और राइट की तरफ जेंटली पुश करेंगे तो मतलब शुरुआत में वो मूव नहीं करेगा, बिल्कुल धीरे से करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे, बिल्कुल चुंदू सी एनर्जी लगाएंगे। हाउएवर व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, जब हम फ्रिक्शन के मुकाबले जितनी रगड़ लग रही है, जितनी फ्रिक्शन की फोर्स है उसके मुकाबले या फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड के मुकाबले ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो सीधी सी बात है हमारा जो वुडन ब्लॉक है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। तो यही है कि क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डज नॉट द वुडन ब्लॉक मूव विद अ जेंटल फोर्स। जेंटल फोर्स से वुडन ब्लॉक ने मूवमेंट क्यों नहीं की? क्योंकि इस जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका आंसर यही आएगा क्योंकि एक इक्वल अपोजिट फोर्स भी अप्लाई हो रही थी। देखिए जिस तरीके से ये बहुत हमें जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं या हम हाई स्टैंडर्ड्स में जाते हैं तो हमें अपने दिमाग को और ज़्यादा डेवलप करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से, तो मैं बताती हूँ। देखिए नीचे चलेंगे हम लोग, अभी फिर से इस फिगर को एक बार अच्छे से देखते हैं। तो देखिए जो ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, पहले हमने बोलता है राइट में, अगर हम इसको यहाँ से लगाते हैं तो हमारा जो एक इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो एक इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन है वो एक दूसरी डायरेक्शन से भी लगेगा।
करेगा और इसी वजह से ये कारण था कि वो मूव नहीं कर रहा था। फिर से देख लेते हैं, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को मूव करते हैं, जैसे कि ये एक बॉक्स है, ये वाला एक बॉक्स है, मुझे इसको मूव करवाना है तो मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव करवा रही हूँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड जितनी फोर्स मैंने लगाई अगर उतना ही मैग्नीट्यूड या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी तो वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि जो मैंने फोर्स लगाई है उसको अपोज करेगी और इसी वजह से मैं उस बॉक्स को आराम से नहीं मूव करवा सकती हूँ। सो यही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि हमारे चैप्टर में ब्यूटीफुल सा नाम है फ्रिक्शन। दिस फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यही फोर्स जो किसी भी मोशन को रेजिस्ट करती है, उसके खिलाफ मतलब कि उसको स्टॉप करने की कोशिश करती है, उसको बोलते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मुझे उम्मीद है आपको फिगर 14.1 समझ आ गई होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे अटैच किया गया है। फिर से बता देती हूँ, स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम जो फ्रिक्शन है उसके मैग्नीट्यूड को या जो उसकी फोर्स है उसको मेयर करते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर वुडन ब्लॉक को इस तरफ मूवमेंट उसकी करवाएंगे तो जो हमारी फोर्स है फ्रिक्शन की वो इस डायरेक्शन में होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू मूव द ऑब्जेक्ट। अगर मूवमेंट के लिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा हमारी फोर्स है जो फ्रिक्शन की वो लगेगी। सो डेफिनेशन की बात करें, एन अपोजिंग फोर्स कॉल्ड इनटू प्ले व्हेन टू सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर ट्राई टू मूव रिलेटिव टू वन अनदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो एक अपोजिंग फोर्स जो कि प्ले में मतलब कि अपोजिंग फोर्स जो काम करती है जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फिर मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये डेफिनेशन मुश्किल लग रही है तो हम ये भी बोल सकते हैं अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एवरीडे लाइफ इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो वो भी फ्रिक्शन आ गई। हाउ इज फ्रिक्शन काज। तो अब हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन कैसे काज होती है, फ्रिक्शन का रीजन क्या है कि फ्रिक्शन हमारी डे टू डे लाइफ में क्यों है। हाउएवर द टू सरफेसेस मे बी ऑन ऑब्जर्विंग दैम अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। यू विल सी दैट दे हैव इरेगुलरिटीज ऑन देयर सरफेसेस। तो गाइस देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल एग्जांपल देती हूँ। ये कोई भी टेबल है, मेरी पेन नहीं इतनी भी कुछ खास नहीं बेचारी की। सो ये एक टेबल है और ये एक बॉक्स उसके ऊपर पड़ा हुआ है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो टेबल है ये भी बहुत स्मूथ है और जो ये बॉक्स का नीचे वाला वुडन ब्लॉक है ये भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मैं फिर से बता देती हूँ, जैसे कि ये कोई छोटा सा टेबल है और हम उसके बाद में एक बात करेंगे वुडन ब्लॉक की भी। सो अगर ये उसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक रखा गया है सो हमें लगता है कि जो ये वुडन ब्लॉक है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है और ये जो टेबल है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन जब आप उसे मैग्नीफाई करके देखते हैं इन लार्ज व्यू ऑफ स्मूथ सरफेसेस इन कंटैक्ट, तो क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ है, स्मूथ सरफेसेस में भी इरेगुलरिटीज़ है। इससे साफ हमें पता चल रहा है कि जो हमारी इरेगुलरिटीज़ थी, जैसे कि मैंने बताया टेबल के बारे में, टेबल था यहाँ पे उसके ऊपर वुडन ब्लॉक इस तरह से पड़ा था। अब जो ये छोटी छोटी गड्ढे हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए उसके ऊपर जो वुडन ब्लॉक था टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था, तो जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आई तभी हमारी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आई और इंटरलॉक हो गई। और यही वजह है कि हमें जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है तो हमें थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगती है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट जब वो मूव कर रहा है उसे उसी तरीके से कंटिन्यूसली मूव करने में। तो यही कारण है कि हमें ज़्यादा फोर्स लगती है। ये तो छोटा वुडन ब्लॉक था, लेकिन अगर कोई बड़ा बॉक्स है उसको पहले से कोई धक्का दे रहा है, आपने उसको कंटिन्यू करना आगे, तो आपको थोड़ी कम मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका वो बॉक्स पहले ही स्टेबल था, आप उसको आगे लेके जाना है तो आपको क्या करना है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इट मीन्स दैट एट सम पॉइंट्स द सरफेस विल बी रेज्ड एंड एट सम पॉइंट्स द सरफेस विल बी डिप्रेस्ड। यहाँ पे पता चल रहा है कि कुछ पॉइंट्स में जो हमारा सरफेस है वो रेज्ड था यानी कि ऊपर था, और कुछ पॉइंट्स में हमारा सरफेस डिप्रेस था यानी नीचे की ओर था। ये तो चीज़ हमें समझ लग गई। Thus, when two bodies are placed upon one another, the irregularities of the surface of two bodies interlock as shown in figure 14.2. तो guys figure 14.2 जैसे हमने ऊपर देखी थी, बोलते हैं यहाँ से पता चल रहा है कि दो बॉडीज़ को अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो जो उनकी irregularities उनके surfaces की होती है वो इंटरलॉक हो जाती हैं, यानी आपस में ही लॉक हो जाती हैं as shown in figure 14.2. You can see figure 14.2 इसी के तरीके से हमारा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ये मेरा ऊपर वुडन ब्लॉक का सरफेस है, ये
वाला नीचे मेरा टेबल है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए तो उनके बीच में जो छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ थी वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो गई और वही कारण था कि ये दोनों में फ्रिक्शन पैदा हो गई। दस व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड, ये तो हमने पढ़ लिया। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी टू स्लाइड इट अपॉन अनदर बॉडी, इट्स इंटरलॉक्ड इरेगुलरिटीज अपोज द अप्लाइड फोर्स विच appears to us in the form of friction। तो फ्रिक्शन है क्या, यहाँ से हमें सब पता चल रहा है कि जब कोई भी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाती है तो उसको स्लाइड करवाने के लिए हम किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर से स्लाइड करवाएंगे तो क्या होता है, जो उसकी इंटरलॉक्ड इरेगुलरिटीज होती हैं अप्लाइड फोर्स की। जैसे कि मैं बताती हूँ, ये एक टेबल था और उसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक पड़ा था, तो मैं क्या करना चाह रही हूँ, यहाँ से इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रही हूँ। तो क्या होगा, जो यहाँ पे जो इसकी इंटरलॉक्ड इरेगुलरिटीज होंगी वो इस तरफ फोर्स लगाएंगी और क्या होगा, मैं इसको मूवमेंट करने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होगी। इट इज़ फॉर द सेम रीजन दैट ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड बिफोर वन बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग अपॉन अनदर बॉडी। तो यही रीज़न है कि जब हमें सेम मतलब जितनी फ्रिक्शन, जितना इंटरलॉक्ड इरेगुलरिटीज की फोर्स है उतनी फोर्स, उससे ज़्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, तभी जाके हमारा जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। दस टू सम अप का मतलब होता है कंक्लूजन अगर निकालें, सो मोर द इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेसेज इन द कॉन्टैक्ट दैट इज द रफर आर द सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट मोर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बोलते हैं कि ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी तो और रफ ज़्यादा सरफेस होंगी तो ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगी। अगर बोले मोर द इरेगुलरिटीज़ मोर द फ्रिक्शन एंड लेसर द इरेगुलरिटीज़ लेसर द फ्रिक्शन। तो यही आ गया। नाउ इज एक्टिविटी 14.1। तो इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा, मैंने बोला था कि दिमाग चकरा देने वाली नहीं है, थोड़ी सी आसानी है, लेकिन इनमें थोड़ा हमें अपने दिमाग को और ज़्यादा ब्रॉड करना पड़ेगा तभी समझ आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 4.1 टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टैटिक, एक बार फिर से देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टैटिक, लिमिटिंग एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। तो इन तीनों टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये एक्टिविटी 14.1 कर रहे हैं। अब मैं बता दूं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये 3 टाइप्स की फ्रिक्शन के बारे में हमने इस एक्टिविटी के थ्रू क्लियर करना है। तो मटेरियल जो हमें चाहिए है वो है अ वुडन ब्लॉक प्रोवाइडेड विद अ हुक, अ सेंसिटिव स्प्रिंग बैलेंस। तो एक स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, एक वुडन ब्लॉक चाहिए जिसके साथ एक हुक हो, जैसा कि हमने सेटअप देखा था फिगर 4.1 में, जैसा सेटअप यहाँ पे है इसी तरह का सेटअप हमें वहीं पे भी चाहिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड। प्लेस अ वुडन ब्लॉक ऑन अ स्मूथ टेबल टॉप। एक वुडन ब्लॉक रखना है स्मूथ से टेबल टॉप के ऊपर, इस तरीके का टेबल है और यहाँ पे हमारा वुडन ब्लॉक रख देना है हमने। टू इट्स हुक अटैच द स्प्रिंग बैलेंस एंड जेंटली पुल इट आउटवर्ड राइट साइड। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, जिस तरीके से हमारा ये टेबल का सरफेस है और ये हमारा जो वुडन ब्लॉक है, आपने क्या करना है, इसको राइट वाली साइड यानी कि इस साइड इसको मूव करवाने की कोशिश करनी है। यू विल नोटिस दैट जेंटल पुल डज नॉट मूव द वुडन ब्लॉक। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो अगर आप धीरे से बिल्कुल चिंदू सी एनर्जी लगाओगे तो वो वुडन ब्लॉक मूव नहीं करेगा। हाउएवर द स्प्रिंग बैलेंस रिकॉर्ड्स द फोर्स अप्लाइड ऑन द वुडन ब्लॉक। लेकिन जो स्प्रिंग बैलेंस है वो तो उसकी फोर्स को मतलब रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि वो होता ही फोर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। दिस फोर्स रजिस्टर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक इन कंटैक्ट विद टेबल टॉप। और जब आप थोड़ा सा भी उसको मूव करोगे और जो स्प्रिंग बैलेंस एक मतलब पहले तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उसको रिकॉर्ड करेगा। और वो रिकॉर्ड क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको लगेगा कि जो हमने फोर्स लगाई है वो इक्वल है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक। अब जो मैंने बोला था कि हमारा ये हमारा टेबल है और ये हमारा वुडन ब्लॉक है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारी इंटरलॉकिंग्स थी, वो जो फोर्स हमें ऑफर कर रही थी उसके मुकाबले जो हमारी फोर्स थी वो उन दोनों के बराबर थी, मतलब वो उन दोनों की इक्वल थी। और यही रीज़न था कि हमें वहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस में थोड़ी सी फोर्स जो फ्रिक्शन की थी वो देखने को मिली थी, क्योंकि हमने उसके बराबर ही फोर्स लगाई। नाउ इंक्रीज द फोर्स ऑन द स्प्रिंग बैलेंस अ लिटिल मोर। अब जो आपका स्प्रिंग बैलेंस पे आप जो फोर्स लगा रहे हो उसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। यू विल नोटिस दैट वुडन ब्लॉक डज नॉट
नॉट मूव बट द स्प्रिंग बैलेंस रिकॉर्ड्स हायर मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। आप देखोगे कि जो फोर्स है स्प्रिंग बैलेंस की वो ज़्यादा हो जाएगी। वो अपना जो उसका एक पॉइंटर है जो जहाँ से वो बताता है स्प्रिंग बैलेंस, जैसे मैं आपको बता रही थी कि स्प्रिंग बैलेंस इस तरीके का होता है, ऊपर उसका हुक लगा होता है या नीचे उसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे बीच में कॉइल्स लगी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन उन्होंने बताई हुई थी, फिर भी यहाँ पे उसकी रीडिंग्स होती हैं। सो गाइज ये क्या होगा कि जब हम स्प्रिंग बैलेंस को देखेंगे तो जो स्प्रिंग बैलेंस है वहाँ पे फिर हम मतलब उसमें ज़्यादा जोर लगाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन जितनी है वो मतलब उससे ज़्यादा हमारी फोर्स हमें देखने को मिलेगी। फ्रॉम दिस observation it can be concluded that when the wooden block does not move or remain static। अब इस ऑब्जर्वेशन से हम देख रहे हैं या कंक्लूड कर सकते हैं when the wooden block does not move, मतलब कि remain static। स्टैटिक बताया था मैंने आपको कि ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है उन ऑब्जेक्ट से जो रेस्ट में है। तो यही बोल रहे हैं कि इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब वुडन ब्लॉक है जब वो मूव नहीं करता, यानी कि जब स्टैटिक है एक जगह पे, स्टेशनरी है, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी रुका हुआ है, then the applied force is equal and opposite to the force of friction offered by the surface of wooden block in contact with tabletop। तब क्या होगा, जो हमारी अप्लाइड फोर्स है वो इक्वल होगी, इक्वल एंड अपोजिट। मतलब कि जब हमने देखा कि हमारा जो वो था वुडन ब्लॉक मूव नहीं करा था लेकिन स्प्रिंग बैलेंस ने थोड़ा सा भी रीडिंग लिया था, तो हमने देखा कि जो हमारी अप्लाइड फोर्स थी वो इक्वल थी किसके मुकाबले, जो हमारी फ्रिक्शन की फोर्स थी उसके मुकाबले हमारी अप्लाइड फोर्स इक्वल थी। एंड यही रीज़न था कि हमारा तब रीडिंग आया था। इन दिस वे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन स्टैटिक स्टेशनरी, ओके, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ये स्टेशनरी रहती है और सेल्फ एडजस्टिंग होती है। मतलब जैसे कि हम केले के केले के छिलके पे जब हम लोग कभी कभी फिसल जाते हैं या बनाना पील के ऊपर फिसल जाते हैं, कभी कभी हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत फ्रिक्शन आ जाती है, वो इंटरलॉक हो जाती है, उसकी थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज, और हम खुद को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर चांस होते हैं जहाँ पे बच जाएँ, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स हम गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ द क्योंकि वो जो लॉकिंग थी इरेगुलरिटीज की वहाँ पे उसने टेक प्लेस नहीं किया। सच अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और यही जो हमारी फोर्स है फ्रिक्शन की, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब कि जब हमारी फोर्स है मतलब हमारी अप्लाइड फोर्स इक्वल है या फिर जब हमारी जो फोर्स है वो इक्वल है फ्रिक्शन की फोर्स को, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। मतलब जब सिंपल सी बात है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करा, वही होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। ओनली एज मच इनटू कार्पेज, मतलब जितना उसको मूव करने के लिए चाहिए उससे थोड़ा सा कम है तो उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ गो ऑन इंक्रीजिंग द पुल ऑन दिस वुडन ब्लॉक। वही है कि हम अब उसको धीरे धीरे उसको मूवमेंट उसकी करवाते रहेंगे और अपनी मैक्सिमम फोर्स है मतलब जितनी मैक्सिमम फोर्स उसको मूव कर लेंगे चाहिए वो करते रहेंगे। तो थोड़ा टाइम आएगा जब वो थोड़ी सी मूवमेंट करेगा और उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि जिस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, और जिस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो अपनी लिमिट को थोड़ी सी तोड़ देगा तो वो हो गया। मतलब कि उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, वो थोड़ा रुक रुक के चलेगा। इट इज़ फर्दर नोटिस दैट इफ वी प्ले द पुल ऑन द वुडन ब्लॉक इन सच अ वे दैट इट जेंटली स्लाइड्स ओवर द टेबल टॉप, देन द स्प्रिंग बैलेंस रिकॉर्ड्स लेस ऑफ फोर्स एंड द लिमिटिंग फोर्स। अब एक बार मैंने मूव करना उसको स्टार्ट कर दिया और आगे मूव कर रहा था या दूसरा बंदा या मैंने खुद ही भैया कर दिया उसको मूव, तो मतलब फिर वो क्या होगा, उसको मतलब थोड़ा मूव करके थोड़ा स्लो डाउन करके आगे वापस करना, तो देखना है कि आपकी पहले के मुकाबले जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड था वो कम आएगा। दिस लेसर फोर्स रजिस्टर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस व्हिच कीप्स द वुडन ब्लॉक जस्ट स्लाइडिंग ऑन द टेबल टॉप इज का डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यही लेसर फोर्स जो कि स्प्रिंग बैलेंस ने रजिस्टर की थी, जिसकी वजह से वुडन ब्लॉक जब वो जो स्लाइड कर रहा था टेबल टॉप के स्लाइड करके जाता, उसको डायनेमिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब डेफिनेशन की बात करें, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, ये फोर्स होती है फ्रिक्शन की कॉल्ड इनटू प्ले व्हिच डज नॉट अलाउ टू बॉडीज टू स्लाइड अपॉन वन अनदर। मतलब कि इंटरलॉक्ड इरेगुलरिटीज हैं हमारी, ये फोर्स है फ्रिक्शन की विच डज नॉट अलो, जो दो बॉडीज़ को अलो नहीं करती है स्लाइड करने के, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। मतलब जो हमारी इक्वालिटी बोलें या उसके इक्वल था या उसके कम था, उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ये सेल्फ एडजस्टिंग होती है। अब क्या पता कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग किस्म की इरेगुलरिटीज़ होती हैं तो वो अलग तरीके से इंटरलॉक होंगी। दैट इज़ एज मच एज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मोशन। मतलब कि ये सेल्फ एडजस्टिंग होती है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा अगर इरेगुलरिटीज़ हैं तो इसका मतलब है कि वो खुद
खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेगी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन है द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी जस्ट स्लाइड्स अपॉन अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जस्ट ऐसे करके स्लाइड कर दिया उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब जब उसने स्टार्ट किया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई। देन इज डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो डायनेमिक फ्रिक्शन होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर स्लाइडिंग अपॉन वन अनदर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो वो फ्रिक्शन की फोर्स जो कि दो बॉडीज के बीच में होती है जब वो स्लाइड करेंगे। अब गाइस जैसे कि देखिए ये हमारा जो टेबल मतलब ये टेबल है और ये हमारा वुडन ब्लॉक है। अब इन दोनों की ही बात करें, पहले अगर मैंने जब मैंने फोर्स इक्वल लगाई तो मतलब वो एक जगह पे स्टेबल था, मतलब फ्रिक्शन और उसकी फोर्स इक्वल थी तो वो एक जगह पे स्टेबल था। अभी गाइस एक बार फिर बता देती हूँ, जब फ्रिक्शन की फोर्स और हमारी फोर्स इक्वल होती है तब वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा था, लेकिन जब थोड़ी सी वो बढ़ गई, हमारी जो फोर्स थी वो फ्रिक्शन की फोर्स से थोड़ी सी बढ़ गई तो क्या हुआ, नेचुरली हमारा जो ये बॉक्स था इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जब इसने मूव करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ा और फिर थोड़ा थोड़ा करके अगर ये स्लो डाउन भी किया, लेकिन फिर भी हमें इसको आगे कैरी ऑन करवाना है, इसको आगे लेके जाना थोड़ा आसान था। यही अब हम उसको जब आगे कंटिन्यू करवा रहे हैं तो वो डायनेमिक फ्रिक्शन होगी। ये फोर्स है फ्रिक्शन की। अब वहाँ पे अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन में हमें नहीं पता कि हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या एक यूनिफॉर्म यानी कि एक कांस्टेंट एक रेगुलर, अब जैसे कि मैं बोलूँ कि एक जैसे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही अगर मैं बोलूँ अगर डायनेमिक फ्रिक्शन है तो अगर जैसे मैं बोलूँ 2 किलोमीटर पर आवर है तो 2 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन का नहीं पता कि अभी 2 किलोमीटर पर आवर है, अगले 1 सेकेंड के अंदर या अगले 1 मिनट के अंदर वो 3 किलोमीटर पर आवर हो जाए या 1 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई इज डायनेमिक फ्रिक्शन स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब डायनेमिक फ्रिक्शन जो है हमारी यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम क्यों है। यू नो दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन है ये क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी इरेगुलरिटीज हैं वो इंटरलॉक हो जाती हैं, दो बॉडीज का मतलब जो सरफेस की इरेगुलरिटीज हैं वो इंटरलॉक हो जाती हैं एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने पे, वही कारण है कि फ्रिक्शन बिकॉज होती है। नाउ मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू अनलॉक द irregularities between the surfaces of two stationary bodies as compared to the फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द इरेगुलरिटीज अनलॉक्ड। ओके, तो यहीं तक पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि जो फ्रिक्शन है ये क्यों होती है, हमें पता चल गया ना। मोर अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो उसकी इरेगुलरिटीज़ का जो फोर्स है यानी फ्रिक्शन का जो फोर्स है उसके मुकाबले मतलब हमारा फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और ये वाला कम होना चाहिए, तभी जाके हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। तो यही कारण है। और अब हम यहाँ पे ऊपर भी पढ़ लेते हैं। नाउ ओके, नाउ मोर फोर्स is required to unlock the irregularities between the surfaces of two stationary bodies as compared to the force required to keep the irregularities unlocked between the surfaces of the sliding bodies। तो गाइस क्या है, आपने किसी चीज को मूव करवाना है और एक तरफ जो चीज पहले से मूव करी है आपने उसको आगे लेके जाना है, तो बताइए आपको ज्यादा ताकत किस में लगेगी। जो चीज एक जगह पे स्टेबल है एक जगह पे स्टेशनरी है आपको उसको मूव करवाना है तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। जैसे मैं बोलती हूँ कि हम लोग जब क्लास नर्सरी में होते हैं तो हमें ना बहुत थोड़ी दिक्कत आती है पढ़ने में। क्यों आती है? क्योंकि हमारा दिमाग तब फ्रेश होता है, बिल्कुल हमें कुछ पता नहीं होता, मतलब अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें गाइड नहीं किया हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नर्सरी क्लास में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट यानी कि उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है बाकी बच्चों के मुकाबले, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके दिमाग को पहले से ही मतलब शेप अप करके रखा होता है। तो यही बात है कि एक ऑब्जेक्ट, मैं फिर से एक डायग्राम के थ्रू भी बता देती हूँ। एक जैसे कि ये बॉक्स या फिर ये कोई सरफेस है, रोड है, कुछ भी है, उसके ऊपर ये जो बॉक्स है अगर आप उसको पहले से ही आगे लेके जा रहे थे तो आगे किसी और बंदे ने वहाँ पे मतलब आप लेके जा रहे हो, बंदा आया उसने उसको आगे कंटिन्यू करवाया, मतलब आप लेके जा रहे हो उसको आगे उसने फिर से लेके चल गया, तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको जो ताकत है कम लगेगी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तब कम होगी, क्योंकि उस हमारी इंटरलॉकिंग जो है जो इरेगुलरिटीज़ है उनको इंटरलॉक होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये हमेशा ज़्यादा होती है डायनेमिक फ्रिक्शन से, ये जो डायनेमिक फ्रिक्शन है ये हमेशा कम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा या मुझे भी क्लियर हो गया होगा, मैंने भी अपने टीचर से समझा। तो गाइस जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये हमेशा ही डायनेमिक फ्रिक्शन से
ज़्यादा रहेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि जब आपने किसी स्टेबल ऑब्जेक्ट को, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाया तो आपको ज़्यादा फोर्स लगेगी, यानी ज़्यादा फ्रिक्शन थी, आपने ज़्यादा फोर्स लगाई। लेकिन ऑन द अदर हैंड डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या था कि आपका ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा था, आपने बस उसको आगे की तरफ घसीट के लेके जाना था। तो क्या हुआ, आपको सीधी सी बात है वहाँ पे कम फोर्स लगेगी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वहाँ पे कम होगी। Figure 4.4 shows a graph between the applied force on the spring balance and the graph एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो हमारा 14.4 फिगर है, ये ग्राफ बता रहा है कि जो अप्लाइड फोर्स है स्प्रिंग बैलेंस की, मतलब कि अप्लाइड फोर्स ऑन द स्प्रिंग बैलेंस एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्प्रिंग बैलेंस पे जो फोर्स किया अप्लाई किया गया और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के मुकाबले मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्प्रिंग बैलेंस में से जो उसने उसको रिकॉर्ड किया, जो उसको खींचा आपने, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखना है। द रीजन ए बी इन द ग्राफ, चलिए इसको ऊपर वाली रीडिंग को रहने देते हैं, हम ये ग्राफ समझते हैं सबसे पहले। सो ग्राफ इज दिस वन। ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले इसको किससे से कर लेते हैं, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे ग्राफ को। तो आप देख सकते हैं ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और ये है अप्लाइड फोर्स। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ऊपर की तरफ और अप्लाइड फोर्स है नीचे। तो गाइस क्या है कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाया तो इस तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगी और फिर हमारा ये मैग्नीट्यूड है डायनेमिक फ्रिक्शन का और ये है मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन का। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे कि हमने पहले देखा था ये हमेशा ज़्यादा होती है डायनेमिक फ्रिक्शन से। मैंने फिर से बता देती हूँ, ऑलवेज रिमेंबर अ सेंटेंस, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली मोर देन द डायनेमिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या है कि जो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अप्लाइड फोर्स मतलब आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराया, उसके बाद क्या है आपकी सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से मूव कर रहा है, मतलब कि वो उसने आपने अभी जस्ट उसको भी स्टार्ट किया है मूव करवाना, तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन का, यानी कि आपने कितनी फ्रिक्शन को अप्लाई किया, कितनी फोर्स को अप्लाई किया। तो मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है फ्रिक्शन का, यानी जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो ज़्यादा है और जो डायनेमिक फ्रिक्शन है वो कम है, उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब लॉज है, नाउ नेक्स्ट है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज क्या हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब क्या है, जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये हमेशा किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करती है। जैसे कि कोई भी बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होगी। अब एक और बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका जो मतलब ऑब्जेक्ट मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा इस डायरेक्शन में हो गया। फिर से बता दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब बीच वाली थी स्टैटिक लिमिटिंग डायनेमिक। स्टैटिक लिमिटिंग डायनेमिक यानी कि स्टैटिक एक जगह पे स्टेबल था, डायनेमिक लिमिटिंग जब उसने मूव करना स्टार्ट किया और डायनेमिक जब वो आगे कंटिन्यूसली मूव कर रहा था। ठीक है, आ गया पहला लॉ हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन का बोलता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा किसी भी केस में वो सेम डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में है और आप मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हो तो फिर तो आपको आसानी हो जाएगी ना, तो स्मूथ सरफेस बन जाएगा। तो क्या है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी। मेरे को फ्रैक्शन की याद आ रही है सब। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेज इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ये किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सरफेसेज की। जो सरफेस है हमारा उसका नेचर कैसा था, हमने पढ़ा कि अगर कोई रफ सरफेस है, ज़्यादा रफ सरफेस है, दोनों सरफेसेस ही रफ हैं तो आपको उसको आगे ले जाने में प्रॉब्लम होगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर दो सरफेसेस स्मूथ है, आप स्केटिंग की एग्जांपल लीजिए, स्केटिंग में आप देख सकते हैं वहाँ पे स्मूथ से उसके टायर्स रखे होते हैं। अब जैसे कि हम बोलते हैं ग्रिप का नाम सुना होगा, जब भी चप्पल लेते हैं तो पहले चप्पल का पिछवाड़ा देखते हैं, मतलब पीछे वाली चीज़ उसकी देखते हैं कि उसमें क्या एक मतलब उसका जो अपोजिट डायरेक्शन में आए, तो चप्पल पहनते उससे पीछे वाला जो चीज़ है यानी जो उसका सोल देखते हैं कि हमेशा कि वो कैसा है, मतलब कि वो उसको अच्छी ग्रिप पकड़ेगा। आपने कभी देखा है किसी चप्पल को कि बिल्कुल ऐसे घिसी सी बिल्कुल प्लेन सी हो? नहीं होती है, और वो होगी भी क्यों? क्योंकि आप अगर स्लिप कर जाओगे फिर तो क्या फ़ायदा चप्पल पहनने का, है ना, तो गिर ही जाओगे फिर तो बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा ही हमारे सरफेस के नेचर पे डिपेंड रहती है। मतलब अगर आपका जो सरफेस है वो रफ है, अगर आपका सरफेस रफ है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका ज़्यादा होगा, अगर आपका जो सरफेस स्मूथ है तो वो कम होगा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। जैसे अब क्या है, वाइस वर्सा का मतलब पता चल गया होगा आपको, बताइए होगा, अभी तक पहले भी पढ़ा होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये क्या करता है, हमारी बॉडी का जो वेट है उसके साथ इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि अगर आपने एक ज़्यादा हाई, अब यहाँ पे आप खड़े हुए हो बाई चांस, मेरे ड्राइंग इतनी कुछ खास नहीं है, आप इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हो
लेकिन आपका मतलब ये जो बॉक्स है इसका वेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन बॉक्स, तो आपको क्या है, आपको ज़्यादा मुश्किल इसको हिलाने में होगी, इसको हिलाने में होगी, इस वाले को हिलाने में होगी। मतलब ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या करती है, बढ़ जाती है जैसे ही बॉडी का वेट बढ़ता है। जिस चीज़ को आप मूवमेंट कर रहे हो उसका वेट बढ़ा नहीं है, तो आपकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो आपको उसको मतलब आगे उसको जैसे हिलाना है, वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो मतलब वाइस वर्सा का मतलब हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी एंड डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द बॉडी। मतलब अगर बॉडी का वेट ज़्यादा है तो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, बॉडी का वेट कम है तो फ्रिक्शन कम होगी, इन शॉर्ट फ्रिक्शन कम होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज independent of area of contact between two surfaces provided the weight of the body and nature of the surface does not change। तो बोलते हैं कि जो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है ये इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कि वो जो एरिया है कॉन्टैक्ट का उनके ऊपर डिपेंड करती है, वेट के ऊपर डिपेंड करती है, और एंड द नेचर ऑफ द सरफेस डज नॉट चेंज, और जो सरफेस का हमारा नेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि सिंपल सी बात है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग सा लॉ आ गया इसका, क्या हो रहा है ये आज हमारे साथ। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। ये क्या है कि मतलब आपको सीधी सी बात है, इन्होंने थोड़ा कंक्लूजन करके दिया हुआ है कि जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये दो सरफेसेस का जो कॉन्टैक्ट है, मतलब कि वो अगर पहले से इंटरलॉक है तो आपको उसमें डिफिकल्टी आएगी, और जो प्रोवाइडेड वेट है बॉडी का उसके ऊपर डिपेंड करता है और सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इन लॉज को वेरीफाई करने के लिए हम ऊपर ये एक्टिविटीज करते हैं ना, अंजलि की हमारी एक्टिविटीज में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ बहुत बार। सो एक्टिविटी 14.2। सो गाइज एक्टिविटी 14.2 में क्या चाहिए, अब आज 14.2 तक ही करेंगे, बहुत लंबा हो गया वीडियो। टू प्रूव दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो देखा होगा आपने, जब कैरम खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं हम लोग, जहाँ पे हमें स्मूथ चीज़ चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर टैल्कम पाउडर को बिछा देते हैं, यानी जो पाउडर है ना, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी पाउडर ऐसे पाउडर को बिछा देते हैं, मतलब उसके ऊपर फेंक देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या चाहिए, एक वुडन ब्लॉक चाहिए जिसके साथ हुक लगी होनी चाहिए, स्प्रिंग बैलेंस वही सेटअप चाहिए, और एक तरफ चाहिए सैंड पेपर और एक तरफ चाहिए टैल्कम पाउडर। अब स्टार्ट करते हैं। प्लेस द वुडन ब्लॉक ऑन द स्मूथ टेबल टॉप। कोई भी टेबल टॉप है, मतलब टेबल का ऊपर वाला जो पार्ट है उसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक रख दीजिए स्मूथ सा, वही आपको वही सेटअप चाहिए। स्प्रिंग बैलेंस उसके साथ अटैच कर दीजिए और उसको स्प्रिंग बैलेंस को धीरे से राइट की तरफ पुश करिए। गो ऑन इंक्रीजिंग द पुल ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। उसका जो पुल है उसको इंक्रीज करते जाइए टिल इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, जब तक वो स्लाइड नहीं कर रहा। रीड द रिकॉर्डिंग, मतलब कि सबसे पहले तो आपने उन दोनों को सिंपल ले लिया, ठीक है। अब क्या है कि दिस फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट। अब जैसे मतलब कि जब तक वो थोड़ा सा मतलब जैसे वो थोड़ा सा स्लाइड हुआ आप उसको रोक दीजिए। दिस फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस। मतलब ये इक्वल है, मतलब कि जो अपोजिट हमारा मतलब फ्रिक्शन था, यानी अपोजिट फोर्स था और हमारा फोर्स था वो इक्वल था, तो यहाँ पे आ गया वही। नाउ प्लेस अ सैंड पेपर फ्लैट ऑन द टेबल टॉप। अब क्या करना है, सैंड पेपर की मदद से अब क्या करना है, जो आपका टेबल टॉप था उसके ऊपर सैंड पेपर बिछा देना। पता होगा आपको सैंड पेपर क्या होता है, जिसके ऊपर बिल्कुल खुरदरा सा होता है वो, तो उसकी मदद से आपने उसको अब मूव करना है फिर से। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको ज़्यादा फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद टैल्कम पाउडर को, कोई भी पाउडर, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी, थर्मिकोल, जो लेना ले लो भैया, उठा लो कोई भी मिले, तो अब उसको फेंक देना है, मतलब स्प्रेड कर देना है उसके ऊपर। और उसके बाद आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स को करना है आपने तो यू विल ऑब्जर्व दैट द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लीस्ट इन केस ऑफ टैल्कम पाउडर, ऑफ मिडिल ऑर्डर इन केस ऑफ स्मूथ टेबल टॉप एंड मैक्सिमम इन केस ऑफ सैंड पेपर। तो जब आपने उसके ऊपर थर्मिकोल, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी कुछ भी फेंक दिया तो क्या होगा, वो आसानी से स्लाइड करेगा, मतलब कि वहाँ पे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा। ऑन द अदर हैंड जो आपका स्मूथ टेबल टॉप है उसमें मिडल होगा और सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा सैंड पेपर पे। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जितना कम मतलब फ्रिक्शन, मतलब जितना ज़्यादा स्मूथ हमारा सरफेस होगा, जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस, जितना, एक बार फिर से सुन लीजिए, जितना ज़्यादा स्मूथ हमारा सरफेस होगा उतनी कम फ्रिक्शन होगी, जितना ज़्यादा हमारा रफ सरफेस होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी फ्रिक्शन होगी। तो मतलब जितना ज़्यादा, वही समझ आ गया, फिर भी कितना कंफ्यूजिंग सेंटेंस बोलती हूँ मैं, मतलब क्या करती हूँ। द एक्टिविटी क्लियरली प्रूव्स दैट द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये एक्टिविटी सिंपल सी बात हमें बता रही है कि जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये जो हमारा सरफेस
पेज का नेचर है इसके ऊपर डिपेंड करती है। सो गाइस आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेके आ रही हूँ क्योंकि हमारी क्लास में हमारे मैम भी हमें यही टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको भी क्लियर कर देंगे। सो गाइस अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही एंड थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपनी खुशी से जो करना चाहते हैं आप कर दीजिए। एंड ये टॉपिक बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब ईजी भी नहीं है, मतलब दिमाग को चकरा देने वाला टॉपिक नहीं है। मतलब क्या टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनके ऊपर मतलब सिर चकरा जाता है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस नंबर 4 जो ला नंबर 4 है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, इसको हम एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग इसको एक्टिविटी से क्लियर कर देंगे बहुत जल्दी। टिल दैट हैव अ नाइस डे, गुड एंड क्या बोलते हैं, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस टाइम एवरीबॉडी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।